हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 और हम लोग पढ़ रहे हैं पालमपुर गाँव की कहानी। तो कल हमने पालमपुर गाँव की कहानी के साथ अपने चैप्टर को प्रारंभ किया। सारी चीजों को हमने एक एक करके इसमें देखा, एक एक करके पढ़ा। पूरा हमने उत्पादन की जो आपकी प्रक्रिया है, जो उसका मूल विचार है, जो उसकी विधि है, उसको हमने इस लेक्चर के अंतर्गत देखा। कोई भी मेरा प्यारा बच्चा ऐसा है जिसको ये लेक्चर आपका समझ नहीं आया जितना मैंने पढ़ाया है, तो कोई भी अगर आपका डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझसे पूछिए। देख लिया, हमने इसका परिचय भी पढ़ा था पूरा अच्छे से। परिचय के बाद आपको ध्यान दे दूं बच्चों, हमने पूरी इसकी कहानी को पढ़ा। उत्पादन के संगठन को आज हम लोग आपका एक बार फिर से अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कल यहां तक इसको समाप्त कर चुका था। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर जो था मैं आपका ये लाइन में यहां तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे इससे आगे पढ़ा, ठीक है। और हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे भी और एक एक करके हम सब लोग इस पर पढ़ेंगे भी, ठीक। और इसको आप लोगों को देखना है। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछिए बच्चों। आप इसको देख लीजिए। देख लिया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें चौथा हमको इसका देखना है, चौथी आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था किसी भी सेवा के उत्पादन के लिए, वस्तु सेवा के आपका प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला हमने देख लिया, भूमि प्राकृतिक संसाधन को हमने देखा, ठीक। दूसरी आवश्यकता जो आपकी श्रम थी, लेबर, इसको हमने देख लिया। तीसरी हमने इसके अंतर्गत खुद देखी कि भौतिक पूंजी को हमने आपका पढ़ लिया। और चौथी को आप देखते हैं। चौथी को देखिए, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी के साथ एक योग्य बनाने का ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी चौथी आवश्यकता भी है। और कह रहे हैं कि जो आज आप देख पा रहे हो, जिसे हम कह सकते हैं कि आप स्वयं उपभोग बने और बाजार में जो आपकी आवश्यकता है आप इसको देखेंगे। ये आज के समय में हमारी चौथी जो आवश्यकता है वो आपका निरंतर जो है बनती जा रही है, ठीक है। इसका आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी चीज का प्रोडक्शन करो तो आपका उसको ज्ञान होना, उस उद्यम के बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको जानते हैं तो सारी चीजें बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका बच्चों हो सकता है। क्लियर है। तो हर चीज का हमको विस्तृत से, बहुत अच्छे से, किसी विषय के विषय में कोई भी आपका प्रोडक्शन करते समय हमका उसको कौशल, उसका टेक्निक हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है, जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है। चौथी चीज, आजकल इसमें मानव पूंजी एक चौथी आवश्यकता है। और फोर्थ आवश्यकता क्या है बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है। तो फोर्थ जो इसमें आवश्यकता पड़ रही है, जैसा आपको पता है, तो वो है आपकी मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल जो है आपकी फोर्थ इसमें एसिड है। आपको क्या होगा, स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है, ज्ञान और उद्यम की, इन सब की आवश्यकता पड़ती है किसी वस्तु का आपका प्रोडक्शन करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। उत्पाद का संगठन, आजकल इसे मानव पूंजी कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं इसको, मानव पूंजी। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको अच्छा पढ़ना है कि मानव पूंजी क्या है, तो उसको नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनको हम लोग उत्पादन के कारक कहते हैं। देखिए क्या होते हैं उत्पादन के
कारक बच्चों, आइए इसको देखते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के विषय में पढ़ेंगे। आप पालमपुर की जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें प्रोडक्शन के जो प्रथम 3 स्टेप्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, उन तीनों फैक्टरों को आप एक एक करके बहुत अच्छे से उनको देखेंगे और बहुत अच्छे से उनकी बात करेंगे। सुविधा के लिए इसमें हम भौतिक पूंजी की कहते हैं और कह रहे हैं इस सुविधा के लिए इस अध्याय में हम लोग भौतिक पूंजी को ही अपने क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे, यानी कि एसेट कहेंगे। कारखाने में मशीनों पर काम करता है एक श्रमिक। देखिए एक व्यक्ति है, अगर इनको कौशल नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो क्या ये मशीन पर काम कर पाएंगे? मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, काम कर पाएंगे क्या ये? नहीं। जब तक आपको कौशल नहीं होगा, उस चीज के विषय में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक ये सब चीजें होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इनको हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं बच्चों, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी बुक में देखिए, आपका चैप्टर ये था जो आपका बुक में दिया गया होगा, पालमपुर गांव की कहानी को आप लोग इसको बहुत अच्छे से आपका देख भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक एक आपको समझ आएंगी। क्लियर है? ठीक, तो हमने इसमें सारी भौतिक पूंजी क्या है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने एक एक करके इसमें आपका समझा, एक एक करके हमने देखा। अब हम पालमपुर में जो आपकी खेती की स्थिति है उसको देखेंगे और उसी पर हम लोग क्या हैं, अपनी सारी चीजें जो हैं ऐड करने वाले हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग अपनी सारी चीजों को आपका देखने वाले भी हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले देखिए पालमपुर में खेती, जो पालमपुर गांव है उसमें खेती। अब खेती के लिए सबसे पहले देखिए भूमि कैसी है, स्थिर है। स्थिर का मतलब है क्या, मुझे बताइए, क्या भूमि रोज आपका बढ़ रही है? क्या जोत का आकार आपका बढ़ पा रहा है? क्या हम भूमि में वृद्धि कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये तो नहीं। तो भूमि कैसी है? स्थिर है, वो चल नहीं सकती। वो कैसी है? अचल संपत्ति है। आगे देखिए, पालमपुर में खेती मुख्य उत्पादन की क्रिया। अब देखिए पालमपुर में जो खेती है वो क्या है, उत्पादन की आपकी मुख्य क्रिया है। कह रहे कि मेनली जो आपका प्रोडक्शन है वो खेती से ही वहां हमको प्राप्त होता है। काम करने में 75% लोग अपनी आजीविका खेती पर निर्भर करते हैं। कि वहां के 75% लोगों को आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो डिपेंड किसके ऊपर हैं? वो डिपेंड है आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, आपका खेती के ऊपर निर्भर है। तो एक किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। अब दो तरह से हो सकते हैं। पहला टाइप है कि वो खुद किसान हो या कृषि श्रमिक हो, यानी कि वो अपने खेतों में काम करते हो, वो लोग हों। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब कह रहे जो इनका हित है वो लोगों के साथ कहाँ जुड़ा है? उत्पादन के साथ, इनके साथ वो आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई है और कह रहे कि आपको याद रखना जो कृषि है वो उत्पादन की एक मूलभूत इकाई है। कैसी है? मूलभूत इकाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है और कह रहे हैं खेत में जो आपका वस्तुतः स्थिर होता है उनको हम लोग एक बार आपका अच्छे से देखते हैं। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत, ध्यान रखना है कि 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, यानी कि कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी कि पालमपुर में जितनी खेती 1960 में थी जमीन, आज जमीन उतनी ही वहां है। क्लियर है? क्योंकि जो भी अगर बंजर भूमि होती है आप उसको उपजाऊ बना सकते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि होती है आप उसको एग्रीकल्चर के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जो स्थिति 1960 में थी वर्तमान में भी वही है, कोई इसमें खास विकास नहीं है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में बदल गई और कह रहे कि गांव की ऐसी बहुत सारी कृषि भूमि थी जो आपकी बंजर भूमि में बदल गई। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि अब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि सारी गुंजाइश हो जाए, हम इनको देख पाए कि जिससे आपकी पैदावार कुछ आपका बढ़ जाए। नई भूमि की खेती बनाकर उत्पादन बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।
भूमि मापने की मानक दूरी हेक्टेयर है, यानी कि जमीन मापी कैसे जाती है, हेक्टेयर में इसको आपका मापते हैं। अब देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग आपकी इकाई हो सकती है, कहीं आपका बीघा में नापते हैं, कहीं आपके बिस्वा में नापते हैं, कहीं हेक्टेयर में नापते हैं, क्लियर है, कहीं आपके एकड़ में नापते हैं, कहीं आपका नाली में नापते हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग उसकी पैमाइश है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, मुट्ठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाई भी की जाता है। अब कह रहे हैं सबकी अलग अलग इकाई होती है, कुछ आपका क्षेत्रीय इकाई होती हैं, कुछ और अन्य इकाई होती हैं जो इसके अंदर शामिल है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर होती है। यानी 1 हेक्टेयर में 100 फीट आपके 100 मीटर वाले वर्गाकार क्षेत्र होते हैं। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? क्या अगर 100 हेक्टेयर का आपको मैदान मिले, उस मैदान के का जो आपका कंपैरिजन है, तो उसका कंपैरिजन क्या आप अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? मुझे बताइए। तो देखिए अगर आपको 1 हेक्टेयर यानी कि 100 भुजा मीटर वाला कितना क्षेत्रफल का आपको अगर भूमि मिल जाए, तो क्या आप उसकी तुलना कर सकते हैं अपने स्कूल वाले से? तो आप इसको मुझे बताइए बच्चों, सोच इस पर विचार करिए। देख रहे हैं ना बच्चों। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग आपका देखते हैं, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? कह रहे कि अगर इस भूमि से अगर कोई हम लोग पैदावार करें, निकालें कि क्या कोई इसका तरीका है? जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह है। कैसा है पालमपुर? आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। क्या होता है पालमपुर में? समस्त भूमि पर आपकी खेती की जाती है, ये आपको देखना है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। क्या होता है कि उस भूमि को आप कोई उसको बेकार आपका नहीं छोड़ सकते, कोई इसको हम आप खाली जो है नहीं छोड़ सकते उस भूमि को। ठीक है, आगे आपको इसमें देखना है। देखिए बरसात के मौसम में यानी कि खरीफ में किसान आपका ज्वार बाजरा उगाते हैं। क्या करते हैं? ज्वार बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब देखिए अगर वो लोग अपना ज्वार बाजरा उगा रहे होंगे तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जो उनके पशु हैं, उनके पशुओं के लिए जो आपके चारे के लिए आवश्यकता होती है, वो चारे की आपका पूर्ति ये लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। होता क्या है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या करते हैं ये लोग? आलू की खेती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आलू की खेती। सर्दी के मौसम में यानी कि रबी के समय खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार को खाने के लिए खास शेष गेहूं रायगंज की मंडी में बेच दिया जाता है। अब जितना उनको गेहूं अपने परिवार के उपयोग के लिए चाहिए उतना वो रख लेते हैं, बाकी शेष को क्या करते हैं? आपका बेच देते हैं। यानी कि रबी के फसल में वो क्या बो रहे हैं आपका? ध्यान दीजिए, रबी की फसल में गेहूं बो रहे हैं, खरीफ की फसल में आपका ज्वार बाजरा बो रहे हैं, और जायद जो आपकी फसल है अक्टूबर से और आपका दिसंबर के बीच में आपका बोई जाने वाली आलू, उसको वो वहां बेच रहे हैं और कमर्शियल फसल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पास में बड़ा शहर है, आपका कस्बा है, और जो भी आलू का उत्पादन होगा उसको अपने उपभोग में निकालकर आपकी शेष को आपका रायगंज की मंडी में उसको बेच सकते हैं, क्योंकि जहां वो अपना गेहूं बेच रहे हैं, क्लियर है, वो उसको वहां बेच सकते हैं। ठीक, ये आपने इसमें देखा। भूमि के एक भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे खेत में ही आपका गन्ने की खेती की जा रही है, नहीं, बल्कि एक किसी खास पार्ट के अंदर क्या की जा रही है? गन्ने की खेती है जो आपका हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। और जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो गन्ने की खेती होती है उसकी वर्ष में क्या होती है बच्चों? एक बार ही कटाई की जाती है। ऐसा नहीं कि हर 3-4 महीने फसल कटती, नहीं, गन्ने की वर्ष में केवल एक बार ही आपकी फसल कटती है। गन्ने अपने कच्चे माल के रूप में, गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी अपने
वो बेच दिया जाता है। अब देखिए, अब गन्ने से क्या निकलेगा? रस, रो मटेरियल है गन्ना, और उस रस से वो लोग क्या बना रहे हैं? आपकी मिठाई यानी कि गुड़ बना रहे हैं। उस गुड़ को क्या कर रहे हैं? वो आपका व्यापारी को बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? उस व्यापारी को आपका बेच देते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, लेना अपने स्कूल के मैदान रख सकते हैं। अब देखिए, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया कि एक वर्ष में पालमपुर के किसान क्या हैं? 3 अलग अलग आपकी फसल उगा रहे हैं। फसलें इसलिए पैदा कर सकते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा सुविकसित व्यवस्था है, कि वहां सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां सिंचाई की। ठीक है। पालमपुर में बिजली ही जल्द आ गई थी, और आप देख रहे हैं कि पालमपुर में जो आपका बिजली है, जो आपका लाइट है, वो बहुत जल्दी आ गई थी। अब मुझे बताइए कि अगर वो आपका आपका फसल उगा रहे हैं, तो 3 फसल उगाने में उनके पास आपका सिंचाई की जो पर्याप्त सुविधा है, उनके पास जो औजार हैं, जो आपकी तकनीकी सुविधा है, तो ये कहीं ना कहीं सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उनके उत्पादन में बहुत बड़ा आपका पॉइंट निभा रहे हैं, बहुत बड़ा आपका रोल निभा रहे हैं। और यही कारण है कि वहां का जो उत्पादन है वो आपका निरंतर बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, उत्पादन करने के लिए कोई एक फैक्टर वेरी नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत लगती हैं। और वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि पालमपुर के अंतर्गत आप देखेंगे 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो डिपेंड किस पर है? आपका खेती पर। खेती पर, चाहे वो सीधा कृषि कर रहे हैं या फिर क्या है वो आपका उसमें आपका मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति की आपकी बदल गई। अब जो चीज पहले आपका बिजली आने से पहले जो आपके कुएं के माध्यम से जो आपकी सिंचाई हो रही थी, अब वो सिंचाई किससे होने लग गई है? आपका बिजली से। देखिए, तब वहां किसान कुएं से, रहट से पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में अपनी सिंचाई किया करते थे। क्लियर है? कैसे कर रहे थे? छोटे छोटे रो में आपकी सिंचाई करते थे। लोगों ने आपका देखा कि बिजली से चलने वाले कुएं ज्यादा प्रभावकारी और सही ढंग से आपका सिंचाई की जा सकती है। क्या कर सकते हैं कि हम लोग उनसे बहुत अच्छे तरीके से आपकी उनकी सिंचाई कर सकते हैं। तो देखिए, जहां तो सिंचाई हो रही थी कुएं के माध्यम से और आपके रहट के माध्यम से, आप देखिए किससे हो गई है? नलकूपों से, जिसको हम बोलते हैं आपकी ट्यूबवेल। और ये किससे चलती है ट्यूबवेल? आपका बिजली से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना में जो हमने पढ़ा है, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे का, कोई चीज आपकी समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं है कोई डाउट किसी का? चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने जहां तक देखा, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। आप कह रहे हैं कि कुछ आपके नलकूप थे, आपने देखा होगा, कुछ आपका सरकारी ट्वेल, एक दो ट्वेल आपके गांव में आपका देखने के लिए मिल जाएगी जो सरकार ने लगाई थी। पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाकर प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के तक मध्य में 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। कैसी होने लगी? आपका सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है। और कह रहे कि जिस प्रकार पालमपुर में उच्च सिंचाई की व्यवस्था आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ऐसी दूसरे गांव में नहीं है। क्लियर है? भारत में अभी भी ऐसी उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियों पर मैदान के अतिरिक्त इसमें हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई है। कह रहे भारत में तो नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं कैसी है? ऐसी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, दक्षिणी पठार में सिंचाई कम है। जो आपके पठारी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर का में आपकी जो सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन की जो आपकी फैसिलिटी है, वो इतनी अच्छी नहीं है। क्लियर है? वहां आज भी सिंचाई की बहुत सारी समस्याओं का सामना वहां के किसान करते हैं। और आप देखते हैं कि वहां सूखे से बहुत सारे जो हैं वहां के किसान, वो आपके प्रभावित होते हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसान हैं जो हर साल अपने आप
आत्महत्या करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं किसान की आजीविका, किसान की संपन्नता, उसकी वृद्धि, उसका उत्पादन, सिंचाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लीजिए अगर पालमपुर गांव में सिंचाई की सुविधा अच्छी ना होती तो जो आपका आपका 200 हेक्टेयर जो आपका भूमि है वो पूर्ण रूप से कहां से सिंचित बनती, कैसे उस पर पूरी सिंचाई आपका संभव हो पाती। और पूरी सिंचाई है तो वहां प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वहां लोगों में आपको खेती करने वाले बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आपको दिखाई देंगे, यानी कि सिंचाई मुख्य कारक है आपका फसल उत्पादनता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और इनमें सब चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ भी रहे हैं। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से कम पर सिंचाई होती है। कह रहे कि जितने पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उससे 40% से कम पर भी आज भी सिंचाई की सुविधा है, यानी कि 60% ऐसी आज भी जमीन है जिसके पास आपकी सिंचाई नहीं होती। आप सोच कर देखिए कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था क्या है। तेज क्षेत्रों पर मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं, डिपेंड किस पर है, अपनी फसल बोलेंगे और बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अगर आप किसी जमीन पर या किसी एक विशेष भूमि पर एक वर्ष में अगर 2 या 3 फसल काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बहुविधि फसल प्रणाली। क्लियर है कि हम एक साल में बहुत सारी फसलों का क्या कर देते हैं बच्चों, हम उनका प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक, यह भूमि किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली, और कह रहे हैं किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की आपका सामान्य प्रणाली। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं, और कह रहे हैं कि जो पालमपुर के लोग हैं, वहां के जो किसान हैं, वो कम से कम एक वर्ष के अंतर्गत 2 फसल तो पैदा करते ही। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। कह रहे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी फसल के रूप में जो आलू है उसको आपका पैदा कर रहे हैं। ठीक, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूची बनाओ और उन पर सारणी भरिए। कह रहे कि जो आपके यहाँ फसल पैदा हो रही हैं आप उनकी सारणी बनाइए। देखिए आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, और आपको देखना है कि वो आपका किस मौसम में होती हैं और किस मौसम में उनको काट लिया जाता है। और पालमपुर जैसी आपकी सिंचाई सुविधा, पालमपुर जैसी खेती क्या आपके गांव में हो रही है, तो आप इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं, लिखकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, अच्छी होती हैं आप इनको अगर याद करेंगे तो, और अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल करते हैं तो बड़ा ही बेनिफिट है आपको। ठीक, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, और इसमें कुछ अगर पूछना हो तो कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है। आप 30 सेकंड तक इसको देख लीजिए, कोई भी डाउट बनता है पूछिए। डाउट है किसी बच्चे का, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे पीछे वाले में किसी का कोई भी डाउट? देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा है कि जमीन के एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरीका बहुफसल विधि प्रणाली है। अगर आपको एक जमीन के टुकड़े में फसल का आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको एक से ज्यादा फसल आपको उगानी पड़ेगी। दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए आधुनिक खेती का प्रयोग करना। पहला तरीका तो ये है कि भैया आप एक साल में 2-3 फसल बो, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप मॉडर्नाइज तरीके से क्या करो, एग्रीकल्चर करो। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। क्या करते हैं कि जितनी फसल हुई है हमको किसी एक ही आपके मौसम में हम उनको विशेष में आपका माप सकते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक जो आपके बीजों का प्रयोग करते थे, यानी कि 1960 के दशक तक क्या था, जो हमारे पास बीज थे जो अपने ट्रेडिशनल, इस साल जो हमने खेती करी, आपका बीज मान लीजिए हमने आपका गेहूं की फसल उगाई,
तो गेहूं की फसल में हम लोग नेक्स्ट ईयर आपका फसल बोने के लिए हम लोग क्या करते थे, उनको जो अपने बीज थे उसको साफ करके आपका फिल्टर करके संरक्षित करते थे कि अगले वर्ष जो है गेहूं के फसल में यही बीज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जिनसे उपज अपेक्षाकृत कम थी, यानी कि जिनसे प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था। परंपरागत बीजों को सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। और देखिए, अगर आपके परंपरागत बीज आपके लगे हैं तो क्या था उनमें बच्चों, आपका सिंचाई की सुविधा की कम आवश्यकता थी। किसान उर्वरक के आपके प्रयोग के रूप में गाय के गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। अगर आप लोग उस समय किसानों को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो लोग आपके उर्वरक के रूप में गाय का गोबर या प्राकृतिक की दूसरी खाद, क्लियर है, तो उनका प्रयोग करते थे। क्या मुझे बताइए, क्या आज आपके वर्तमान में किसान लोग आपका यूज करते हैं या नहीं करते? क्लियर है? या फिर हम किस प्रकार की आजकल आपका खेती कर रहे हैं, मेरे को बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना आप लोगों ने देख लिया, यह सब किसान के पास तत्काल उपलब्ध थे और ये सारी चीजें उनके पास तत्काल उपलब्ध थी, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। क्या नहीं करना पड़ता था उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, यानी कि सारी चीजें उनके पास उपलब्ध थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को अधिक उपज देने वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का एक तरीका सिखाया। अब देखिए 1960 में क्या हुई कि आपके दशक के बाद क्या हुई, हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। एक बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर क्या होती है, एक आपकी क्रांति होती है जो आपका कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आपका बदलाव लेके आती है। और इस बदलाव का कारण आप देखेंगे बनी, और इस बदलाव ने क्या करा, नए आपके बीज कह सकते हैं या ऐसे अधिक उपज देने वाले बीजों को आपका पैदा किया। जैसे गेहूं और चावल का प्रोडक्शन जो पहले की तुलना में कम होता था वो अब बहुत ज्यादा होने लग गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हरित क्रांति का जन्म हमारी उत्तराखंड की धरती से ही हुआ है, पंतनगर यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? गोविंद वल्लभ पंत जो आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले वहीं अपने HYV जो आपके बीज थे वो आपके बनाए गए थे गेहूं और आपके चावल के। अब देखिए, जब आपके नए आपके मॉडर्नाइज तरीके से आपका खेती हो रही है तो जिस प्रकार पहले आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था क्योंकि आप जिन परंपरागत बीजों का प्रयोग कर रहे थे उनकी जगह नए HYV बीज जो आ गए थे उन्होंने उनका स्थान ले लिया और किसानों का जो उत्पादन था वो आपका दोगुना हो गया। कैसा हो गया? दोगुना हो गया। लेकिन इस बीजों के साथ एक समस्या थी, क्योंकि जो ये आपके बीज लगाए जा रहे थे इनमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती थी और साथ में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता था। कैसे उर्वरक? आपके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग था। तो किसान के उत्पादन बढ़ने के साथ सिंचाई और उर्वरक की व्यवस्था भी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें थी इसमें, बाकी जिन पर हम लोग शेष आपका कल आपका चर्चा करेंगे। बस मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार आप लोग हरित क्रांति के विषय में जरूर पढ़ के आए और भारत में उसने किस प्रकार गरीबी को दूर किया और हरित क्रांति किस लिए भारत के लिए आपका महत्वपूर्ण आपका साबित हुई और भारत के किन किन राज्यों में हरित क्रांति आपकी सफल रही। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आइए। ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क के रूप में दे रहा हूं ताकि एक आपको व्यक्तिगत नॉलेज हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को आपका देखा, पढ़ा, बात करी। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, क्या किसी कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। क्या कोई डाउट या क्वेरी है? 30 सेकंड के लिए आप देख सकते हैं। चलिए, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।